आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया शुरू करते हैं आज। और आज का पहला जो टॉपिक है वो बोर्ड पर देखिएगा आप लोग, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 16वीं सदी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और इस आगमन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था व्यापार। क्योंकि भारत प्रारंभ से ही एक समृद्ध देश रहा है और भारत की समृद्धि की चर्चा देश दुनिया में होती रही थी। अतः यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में व्यापार करने के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न हुआ। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो 16वीं सदी में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वो बहुत पहले मौर्योत्तर काल में ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता रहा था। तो यहाँ पे हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। 16वीं सदी से पहले भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो मुख्य रूप से स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। यहाँ बोर्ड पे आप लोग देखिएगा, स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था उसका रूट, उसका रास्ता था कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बड़ी आवाज आप लोगों को राजकुमारी जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप लोगों को ये पता होगा कि तो स्थल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच प्रारंभिक काल से यानी प्राचीन काल से ही जो व्यापार होता था वो मुख्यतः स्थल मार्गों द्वारा होता था। और उस व्यापार का जो रूट था यानी रास्ता, तो देखिए ये बाल्कन प्रायद्वीप है, यूरोप का पूर्वी इलाका। यूरोप का पूर्वी इलाका जो था वो बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है अभी भी। और इस बाल्कन प्रायद्वीप से जो सटा हुआ प्रदेश है वो टर्की है। और इस टर्की से होते हुए इराक, इराक से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और वहां से खैबर और बोलन दर्रा होते हुए भारत तक यूरोपीय सामान पहुंचता था और भारत का सामान यूरोप जाता था। वहीं दूसरी ओर समुद्र के रास्ते जो मार्ग था वो इस प्रकार था। भूमध्य सागर देखे हैं, भूमध्य सागर यूरोप के एकदम निचला, सबसे दक्षिण में भूमध्य सागर आप मैप पर देखिएगा। और भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है लाल सागर होते हुए फारस की खाड़ी और उससे अरब सागर, और तब फिर भारत में यूरोप का सामान आता था और जाता था। ये था रूट, भारत और यूरोप के बीच कनेक्ट होने का ये रूट था, जल और स्थल मार्ग, यहीं से व्यापार होता था। लेकिन गौर कीजिएगा आप लोग, लेकिन चौदहवीं सदी में 14वीं सदी में मध्य एशिया या की राजनीति में परिवर्तन होता है और 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। 1453 देखिएगा, 1453 में तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया पर अधिकार। कस्तुनतुनिया उस समय जो था वो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, रोमन साम्राज्य। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा और मैंने बताया भी है कि भारत का व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य से था और भारतीय व्यापारी इसी कस्तुनतुनिया से होकर यूरोप के साथ व्यापार करते थे। लेकिन 1453 में इस
परिदृश्य में परिवर्तन होता है और तुर्कों द्वारा जब कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया जाता है तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में भारत के साथ व्यापार हेतु या पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए एक नए समुद्री मार्ग के खोज की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप 1487 बार्थोलोमियो डियाज एक पुर्तगाली नाविक था जी। पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोमियो डियाज। यह भारत से या पूर्वी देशों के साथ नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला और इसने 1487 में आशा अंतरिक्ष की खोज की। आशा अंतरिक्ष केप ऑफ द गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। केप ऑफ द गुड होप, इसे आशा अंतरिक्ष कहा गया। ये वर्तमान में ये अफ्रीका का निचला इलाका, अफ्रीका का निचला भाग है। केप ऑफ द गुड होप, आशा अंतरिक्ष जिसे कहते हैं। तो बार्थोलोमियो डियाज द्वारा 1487 में आशा अंतरिक्ष की खोज ने दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया। ये परिवर्तन क्रांतिकारी कैसे थे, इस पर आगे देखिए। देखिए, बार्थोलोमियो डियाज 1487 आशा अंतरिक्ष की खोज। अब क्या हुआ कि 1498 में वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली नाविक आशा अंतरिक्ष से होते हुए भारत पहुंचा और वह भारत के कालीकट बंदरगाह, कालीकट वर्तमान में कालीकट केरला में है, तो भारत के पश्चिमी तट, यानी ये पश्चिमी तट पर है कालीकट, पश्चिमी तट के बंदरगाह कालीकट पहुंचा। ठीक है। उस समय कालीकट का शासक था जमोरी। कालीकट के शासक का नाम क्या था? जमोरी। कालीकट के शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर अरब व्यापारियों द्वारा, क्योंकि इससे पहले जान लीजिए कि हिंद महासागर में, यानी कि यूरोपियों के आने से पहले, यूरोपियन व्यापारियों के आने से पहले हिंद महासागर पर अरब व्यापारियों का दबदबा था। ठीक है। तो अरब व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक नया कॉम्पिटिटर आया है, तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद पुर्तगीज डटे रहे और उन्होंने व्यापार, यानी भारत के साथ व्यापारिक संबंध को स्थापित किया। और कहा जाता है कि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य प्रारंभ में व्यापार ही था। और जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आया, कालीकट आया, तो लौटते समय उसने अपने साथ लौटते समय वह अपने साथ मसाला ले गया। मसाला व्यापार विशेषकर दक्षिण भारत या केरला या जिसको हम अभी मालाबार तक कहते हैं, ये बड़ा ही मसालों के उत्पादन के दृष्टिकोण से आज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से मसाला का व्यापार आज भी होता है। तो उस समय भी वास्को डिगामा अपने साथ मसाला ले गया। कहा जाता है कि उस मसाले को उसने यूरोप में बेचकर अपने कुल खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। अपने कुल खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा वास्को डिगामा को मिला। जब इस बात की खबर यूरोप में फैली तो यूरोपीय देशों के बीच
भारत के साथ व्यापार करने की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। और आगे चलकर आप लोग देखिएगा कि इसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था कि एक एक कर भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां आई। और इसकी चरम परिणति तो तब हुई जब उन्होंने भारत में व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की। परिणाम स्वरूप हमारा देश 200 से 250 वर्षों तक अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा। ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया को देखिएगा गौर से। तो प्रथम पुर्तगाली नाविक या प्रथम यूरोपीय भारत आने वाला था वास्को डी गामा 1498 में आया। देखिएगा दूसरा पुर्तगीज जो भारत आया उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये दूसरा पुर्तगीज नागरिक था। ये 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 1502 वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया 1502 में। और 1524 कोचीन में ही वास्को डी गामा की मृत्यु होती है। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोचीन में हो जाती है। और कोचीन में ही उसे दफनाया भी जाता है, यानी वास्को डी गामा की कब्र अभी भी कोचीन में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आगे आते हैं। आगे देखिए 1503 बोर्ड पे देखिएगा 1503 कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। प्रथम फैक्ट्री का मतलब है उस समय जो व्यापारिक बस्तियां जो कॉलोनी बसता था उसको फैक्ट्री कहा जाता। तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाया। ठीक है, उद्देश्य था मसाला व्यापार और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था धर्म प्रचार। मसाला व्यापार और धर्म प्रचार। देखिए मसाला का यूरोप में भारतीय मसालों की और या पूर्वी देशों के मसालों की यूरोप में जबरदस्त मांग, क्योंकि यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को काट कर और उसको मसाला लगाकर मसाले के साथ उसको रख दिया जाता था ताकि वो ज्यादा दिन तक खराब न हो। इसलिए चूंकि ठंडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता था और खाद्यान्न का भी एक तरह से अभाव हो जाता था, तो वे लोग इस तरीके से ठंड के मौसम में मसालों का प्रयोग मांसों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। ठीक है, अब दूसरा अगला पॉइंट, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक भारत में रहा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जैसा कि मैंने बताया, कि हिंद महासागर के व्यापार पर प्रतिद्वंदिता या एकाधिकार के लिए पुर्तगालियों ने प्रयास किया और उनके इस प्रयास का पहले से जो व्यापारी थे जैसे अरब व्यापारियों ने इसका प्रबल प्रतिरोध किया। और उसी प्रतिरोध का परिणाम था कि गुजरात, तुर्की और मिस्र, गुजरात के शासक बहादुर शाह, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सेनाओं ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इस संयुक्त गठबंधन को पराजित कर दिया और हिंद महासागर पर अपने अधिकार को मजबूत किया। इस प्रकार ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, अर्थात वो हिंद महासागर में निर्बाध व्यापार के लिए किसी भी तरह के संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे देखिए अगला पुर्तगाली गवर्नर का नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 1509 से 1515 तक भारत में गवर्नर के रूप में काम किया। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है आप देखिए बोर्ड पे यहाँ, भारत में अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 1510 में गोवा पर विजय। गोवा, अभी गोवा आप जानते ही हैं, गोवा पर विजय। गोवा पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है और पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की। इन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार किया। ठीक है, अब आते हैं 1511। यहाँ एक चीज देखिएगा, मलक्का। अल्बुकर्क ने 1511 मलक्का और 1515 होर्मुज, ये सब बंदरगाह है। फारस की खाड़ी का बंदरगाह है होर्मुज, समझ रहे हैं। इससे अभी भी यह व्यापार का एक प्रमुख रास्ता है, समुद्री व्यापार का। तो होर्मुज पर अधिकार करके इन्होंने एक तरह से अरब चुनौती को समाप्त कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात अल्बुकर्क ने किया, अल्बुकर्क ने महसूस किया कि भारत में हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं, यदि हमको भारत में अपनी सत्ता को स्थायी बनाना है तो हमें भी अपनी यानी बड़े पैमाने पर पुर्तगालियों को भारत में आना होगा, जो संभव नहीं है। अतः उसने पुर्तगाली यात्रियों को या पुर्तगाली निवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि पुर्तगाली जनसंख्या में वृद्धि हो या पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ देखिए अगला गवर्नर था नीनू डी कुन्हा, जो 1529 से 15 नीनू डी कुन्हा जो 1529 से 1538 तक पुर्तगीज गवर्नर के रूप में कार्य किया। इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया, गोवा को। 1534 वशीन पर विजय, वशीन पर इसने विजय प्राप्त किया। 1535 दीव दीव पर इसने विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो ये नीनो डी कोना द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। जब हम भारत में, यहाँ गौर कीजिएगा आप लोग, जब हम भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के क्रियाकलापों पर गौर करते हैं तो उस दौरान जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पुर्तगालियों द्वारा जो व्यवस्था भारत में लागू किया, भारत के समुद्रों में स्थापित किया गया था, उसका नाम है कार्टेज आर्मेडा। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा देखिएगा बोर्ड पे, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ये कार्टेज आर्मेडा क्या था, तो देखिए यहाँ कार्टेज जो था, गौर कीजिएगा, हम इसको आपको बताते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, कार्टेज का मतलब था परमिट। कार्टेज का मतलब परमिट। परमिट का तात्पर्य क्या होता है? परमिट एक प्रकार का अधिकार पत्र है जो किसी कार्य के लिए दिया जाता है। तो पुर्तगालियों ने अरब सागर में कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था लागू। कार्टेज का तात्पर्य परमिट और
आर्मेडा का मतलब था सैन्य शक्ति। आर्मेडा आर्मेडा कहा जाता था पुर्तगाल के शासक को, और उसकी सैन्य शक्ति को क्या कहते थे? आर्मेडा, कार्टेज आर्मेडा। यानी कि कोई भी व्यापारी, चाहे वो भारतीय हो या अरबी हो, यदि हिंद महासागर में व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें पुर्तगालियों द्वारा परमिट लेना होगा, ठीक है। और यदि वो परमिट नहीं लेते हैं, बिना परमिट के व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो वैसी स्थिति में आर्मेडा यानी पुर्तगीज जो सैन्य शक्ति थी, उन्हें व्यापार करने से रोक देती थी। यानी कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उन्होंने लागू किया। इसके तहत व्यापारिक जहाजों के साथ पुर्तगालियों के सैन्य जहाज भी होते थे, जो काफिला व्यवस्था, वो काफिला कला, अर्थात वो उसके साथ साथ चलते थे और उसकी सुरक्षा करते थे, ठीक है। तो इसे कार्टेज आर्मीडा व्यवस्था के नाम से जाना गया। देखिए, कहा जाता है कि समुद्रों पर पुर्तगालियों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से परमिट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था, ठीक है। तो ये इस प्रकार पुर्तगालियों ने अरबों को विस्थापित कर अरब सागर पर अपनी प्रभुता की स्थापना की। लेकिन इसके बाद यानी कि 16वीं सदी के अंतिम दशक में डचों ने डच जो थे वो भी एक यूरोपीय व्यापारी थे, और पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय व्यापारी डचों ने पुर्तगालियों को हिंद महासागर से विस्थापित कर दिया और हिंद महासागर पर डच लोगों का अधिकार हो गया। लेकिन इसके बावजूद 1961 तक गोवा, दमन एवं दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा। यद्यपि पुर्तगाली हिंद महासागर से विस्थापित हो गए, उनकी प्रभुता समाप्त हो गई, लेकिन गोवा और दमन द्वीप पर उनका शासन बना रहा, जो 1961 तक रहा। आगे चलकर इस पर भी आप लोग देखिएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब आइए, भारत में पुर्तगाली आए तो उन्होंने भारत की व्यापारिक समृद्धि का लाभ उठाया, लेकिन इसके बावजूद पुर्तगालियों ने भारत को कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी दिया। या पुर्तगालियों के आने से भारत में क्या कुछ नया हुआ, ये देखिए। यानी पुर्तगालियों की देन, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली भारत में लाए, जिसके वजह से किताबों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एक प्रगति हुई, ठीक है। दूसरा, जहाज निर्माण, समुद्री जहाजों के निर्माण की प्रक्रिया भी पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में शुरू की गई। तीसरा है तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती जो है भारत में पुर्तगाली ही लेकर आए। और अगला है गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक स्थापत्य कला या जो था, ये यूरोप की एक स्थापत्य कला है, और इसका विकास जो हुआ था वो पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में हुआ था, और भारत में इस स्थापत्य कला को लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, पुर्तगाली भारत से मुख्य रूप से किसका व्यापार करते थे? तो काली मिर्च और मसाला। पुर्तगालियों ने भारत में मुद्रा
टकसाल की स्थापना की थी और मुद्रा व्यवस्था का शुरुआत किया, मुद्रा व्यवस्था को चालू किया अपनी, यानी उनकी अपनी एक मुद्रा थी और उस मुद्रा का नाम था क्रूजादो। ठीक है। और पुर्तगालियों ने एक चीज यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, पुर्तगाली भारत में व्यापार करते थे, उनका दबदबा मुख्यतः भारत के पश्चिमी तटों पर था, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के अन्य क्षेत्रों से भी उनका व्यापारिक संबंध था और उन्होंने इसी भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह चटगांव, बड़ा फेमस बंदरगाह बंगाल में, उसे चटगांव को उन्होंने महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी। तो ये था पुर्तगाली के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। यही खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डच। ठीक है। खत्म हो गया।